हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन का पार्ट 2। एजुकेशन का पार्ट 1 कल हमने अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश की वीडियोस अपलोड हुई हैं 2, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कॉलेज के सब्जेक्ट्स के अलावा JKSSB के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोज़ और जो जनरल नॉलेज है उसकी वीडियोस भी अपलोड होती हैं चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। कल हमने जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एंड बुद्धिस्ट पीरियड। आज हम करेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। तो मुस्लिम जो पीरियड था इंडिया में उसमें एजुकेशन जो मेन फोकस था वो प्रैक्टिकल स्टडीज़ पे दिया जाता है, जैसे कि जो इरिगेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज होती थी उनकी एप्लीकेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, टेक्सटाइल, आयरन स्टील, इन मतलब ऐसे ही बहुत से जो फिजिकल स्टडीज़ होती हैं उन पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। ठीक है। फिर जो ग्रीक नॉलेज था वो प्राइवेट में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम इफ़ एट ऑल की बात करें तो जो लिटरेरी आर्ट था वो डिमिनिश हो गया था इन सिग्निफिकेंस, क्योंकि जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ थी वो एकेडमिक फ्रीडम को एनकरेज कर रही थी और जो न्यू लर्निंग थी उसको रिप्लेस किया था एक क्लोज सिस्टम करेक्टराइज थे एक टॉलरेंस टूवर्ड साइंटिफिक इनोवेशन, सेक्युलर सब्जेक्ट्स और क्रिएटिव स्कॉलरशिप की तरफ। ठीक है। जो मेन फीचर्स थे इस्लामिक एजुकेशन, सबसे पहले स्ट्रेट पैटर्नोज की। जो मुस्लिम पीरियड था उसमें मतलब एजुकेशन रिसीव होती थी एक ग्रेट पैटर्न ऑफ स्टेट के तौर पे। जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने बहुत से मकतबात, मदरसा, लाइब्रेरीज बनाई थी और उनको बच्चों को जो स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी का कोई प्रोविज़न नहीं था, एजुकेशन मकतबात और मदरसाज में ही उनको दी जाती थी। और जो मकतबात और मरतबात है वो स्टैम्प ऑफ ऑर्थोडॉक्सी में होते हैं, इसलिए हिंदू जो लोग थे उनको ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिलता था। ठीक है। सिर्फ और हायर और मिडिल क्लासेस के लिए एजुकेशन का प्रोविज़न था। जो कॉमन पीपल्स के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन इम्पार्ट करने का कोई ज़्यादा ज़रिया नहीं था। जो वर्निकुलर लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज थी, रीजनल लैंग्वेजेस, उनको निगलेक्ट किया गया और पर्शियन और जो अरबिक लैंग्वेज थी उनको अडॉप्ट किया गया मुस्लिम एजुकेशन के लिए। जो टीचर पीपल रिलेशनशिप था वो जैसा कि एंशिएंट पीरियड में था वैसा नहीं पाया जाता था और इंटीमेसी होती थी उसमें, लेकिन एक सिंसियरिटी और प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं वो रिलेशनशिप में पाई जाती थी। काफ़ी कम सैलरी टीचर्स को मिलती थी बट मटेरियली उनको कंपनसेट कर दिया जाता था। फिर नेक्स्ट है कि डिसिप्लिन और पनिशमेंट। अब टीचर्स की ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट नहीं थी मुस्लिम पीरियड में, बट उनको फ्रीडम दी कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट जो दे सकते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम प्रिविलेंट नहीं था, वो टीचर पे डिपेंड करता था कि वो स्टूडेंट्स को नेक्स्ट हाई क्लास में भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते हैं। डिग्रीज़ का भी ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं था, मतलब था जो डिग्रीज़ का सिस्टम था। जब कोई बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था उसको डिग्रीज मिलती है। जैसे जो बच्चा स्पेशल रिलीजन में स्पेशल नॉलेज एक्वायर करेगा उसको अलीम की डिग्री दी जाती है और जो लॉजिकल एजुकेशन में डिग्री कंप्लीट कर लेता था उसको फैजल की डिग्री दी जाती थी। वुमेन एजुकेशन पर्दा सिस्टम उस टाइम था, लेकिन जो इस्लाम थे वो वुमेन एजुकेशन को अपोज नहीं करता था। जो लड़कियाँ थी उनको भी एक पर्टिकुलर एज के, एक डेफिनेट एज तक वो बॉयज़ के इक्वल एजुकेशन रिसीव कर सकती थी, बट उसके बाद उनकी जो एजुकेशन थी वो रोक दी जाती है। जो हायर क्लासेस की गर्ल्स होती थी, हायर सोसाइटी के जो क्लासेस होती हैं उनकी गर्ल्स होती है वो अपने घर से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती थी। मिलिट्री एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, कंपलसरी थी वो, ताकि सुप्रीमेसी हिंदू किंग्स पे रखने के लिए बच्चों के लिए मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी थी। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी एजुकेशन की वो मेनली मकतबा और मदरसाज ही होते थे। जो मकतबाज होते थे उनमें प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है और हायर एजुकेशन मदरसाज में दी जाती है। फिर हम फीचर्स आगे कुछ इस्लामिक और मुस्लिम एजुकेशन के, तो जो इस्लाम था उसमें बहुत ज़्यादा फेथ होता था उनका। ठीक है। जो भी मुस्लिम रूलर्स थे वो चीफ पैट्रोन थे और प्रोमोटर थे इस्लामिक एजुकेशन के इंडिया में। ठीक। तो डिवोटी जो मुस्लिम्स जिनको हम बोलते हैं वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा फेथ रखते थे, ग्रेट ज़ील थी उनमें और अपने रिलीजन की सेक के लिए उन्होंने बहुत सी मतलब फाउंडेशंस रखी इंडिया में। ठीक।
ठीक। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। जो हज़रत मोहम्मद है उन्होंने कहा था कुरान में कि हमारा रिलीजियस ड्यूटी है कि हम नॉलेज एक्वायर करें, और नॉलेज हमारा जो फ्रेंड भी है, गाइड भी है, बेनिफिटर भी है, इस वर्ल्ड में भी और उस वर्ल्ड में भी। फिर इस्लामिक कल्चर की प्रोपगेशन, वो भी एक मतलब मेन एम रख लो जैसे। और जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने बहुत सा अरबिक कल्चर रिच मतलब बहुत ज़्यादा अरबिक कल्चर इंडिया में लाया था, और जिसने कंट्रीब्यूट किया था कल्चर ऑफ यूरोप में भी, ठीक है। इस्लामिक इन्वेजन के साथ इंडिया में इस्लामिक कल्चर भी आया और उसके साथ बहुत सी इम्प्योरिटीज़ भी आई, ठीक है। फिर आ गया डेमोक्रेटिक नहीं था नेचर में, थियोरेटिक था नेचर में, प्रैक्टिस थी, ठीक है। रूलर्स जो होते हैं वो पपेट्स होते थे, कठपुतलियाँ होती थी, जो भी उजीर जो भी मौलवीज़ वगैरह होते थे और मौलाज होते, उनके पपेट्स जो रूलर्स होते हैं, जो भी वो बोलते थे वो वही रूलर्स करते थे। मुस्लिम लॉर्डशिप हेरिडिटरी नहीं थी, ठीक। उस टाइम चीफ करेक्टर क्या होता है स्टेट का कि रूलर अगर स्ट्रांग होगा तो स्टेट भी स्ट्रांग होंगी, रूलर वीक होगा तो वीक भी स्टेट भी वीक होगी, ठीक है। इस्लामिक रूलर्स के जो कोर्ट होते थे वो, ठीक है, जो सेंटर्स होते थे इस्लामिक स्टडीज़ के, ठीक है, असेंबली शेल्टर्स, उसमें पोइट की टीचर्स, आर्टिस्ट, सिंगर्स, ये सारे होते थे। और जैसे मुस्लिम कैपिटल्स दिल्ली हो गई, जौनपुर, फतेहपुर सीकरी, मुर्शिदाबाद, ये इस्लामिक सेंटर मतलब इस्लामिक लर्निंग के मेन सेंटर्स हुआ करते थे। जो रिच पीपल होते थे वो इस्लामिक एजुकेशन के जो में कंट्रीब्यूट करते थे प्रोग्रेस के लिए, जो भी जैसे फंड्स देते थे, ठीक है। तो इसमें उनका भी मतलब वो इन्फ्लुएंस करते थे। फिर आगे 2 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती थी, मकतबा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मकतबाज और मदरसाज, ठीक है। जो हायर एजुकेशन से एक पॉपुलर टाइप ऑफ एजुकेशन होती थी, ठीक है। तो जो 2 टाइप के थे वही आ गया कि हायर टाइप जो इस्लामिक लर्निंग वो प्राइमरली हायर क्लासेस के बच्चों के लिए, जैसे जो सुल्तान, आमीर और रिजीस के बच्चे थे उनके लिए होते थे। तो मदरसाज में उनको ये हायर एजुकेशन दी जाती है, और जो एलिमेंट्री और पॉपुलर टाइप की एजुकेशन है वो मकतबाज में दी जाती है। हर मकतबा एक मॉस्क्यू से अटैच्ड होता था, ठीक है। फिर करिकुलम जो था इनका वो था कि मदरसा में इस्लामिक क्लासेस पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में दी जाती थी। और जो मकतबाज का जो करिकुलम था वो बेसिकली 3 आवर्स और कुछ प्राइमरी टीचिंग्स कुरान की उनको पढ़ाई जाती, ठीक है। एजुकेशन का जो मेन मीडियम था वो पर्शियन और अरबिक ही होता था, और जो मकतबाज थे उसमें भी वर्नाकुलर अरबिक ही थी जो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ होती थी, ठीक है। जो एजुकेशन की स्ट्रेटिफिकेशन थी वो थी कि हायर एजुकेशन थी मदरसाज में वो थ्योरेटिकल होती थी, बट एलिमेंट्री एजुकेशन जो मकतबाज में दी जाती वो प्रैक्टिकल होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो टीचर की ड्यूटीज़ होती थी, ठीक है, जो टीचर्स होते हैं मदरसाज के और साथ ही साथ मकतबाज के, उनको टीचिंग और रिलीजियस ड्यूटी दोनों ही परफॉर्म करनी पड़ती थी, ठीक है। जैसे कि हमारा जो प्रमाणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसमें जो प्रीस्ट होते थे उनको ही रिलीजियस सेरेमनीज भी करनी पढ़ाते भी थे, वैसे ही मदरसा और मकतबाज के टीचर्स को भी टीचिंग और रिलीजन ड्यूटी दोनों ही करनी होती थी, ठीक है। फिर टीचर पीपल रिलेशन है, फ्री एजुकेशन है, एवोल्यूशन, ओरिजिन एंड क्रिएशन ऑफ सेंटर्स ऑफ इस्लामिक लर्निंग है, एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन हो गई, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल आर्टिस्टिक एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, इसमें से आप कर सकते हैं। अब आगे के कंसेप्ट क्या था, जो प्राइमरी फॉर्म थी मुस्लिम एजुकेशन की वो रिलीजियस थी, और इस पर्पज़ के लिए मकतबाज बनाए गए थे, और जो कि मॉस्क्यू से अटैच्ड होते थे। मकतबाज में छोटे छोटे बच्चों को इस्लामिक रिलीजन की जो एजुकेशन है वो दी जाती थी, ठीक है। नेचर था एजुकेशन का वो मतलब मेनली बॉयज़ के लिए एजुकेशन कंपलसरी थी, करेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी जाती थी, और एक पर्सनल टच होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में। प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो वेरियस सब्जेक्ट्स की होती थी उस पर स्ट्रेस दिया जाता था। और जो मोस्टली जो एजुकेशन थी मुस्लिम रूल में वो फ्री थी, ठीक है। फिर आ गया कि जो ओल्ड मीडियम था इंस्ट्रक्शन का, जैसे संस्कृत और पाली, उसकी जगह उनकी जगह पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज ने ले ली थी, और स्टेट लैंग्वेज बन गई थी पर्शियन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स को, जिसको कोई भी पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पाने के लिए जो उनको आनी चाहिए, ठीक। फिर आ गया एजुकेशन का मीनिंग। जो टर्म है इस्लामिक एजुकेशन है वो है कि एजुकेशन इन द लाइट ऑफ इस्लाम इटसेल्फ, ठीक है, जो कि कुरान ऑफ टीचिंग, जो कि टीचिंग्स ऑफ कुरान जो कि होली बुक है मुस्लिम की, उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर आगे कि मुस्लिम एजुकेशन जब इस्लाम के फॉलोअर्स इंडिया में आए और उन्होंने कंट्री को रूल करना स्टार्ट किया, उस टाइम जो मुस्लिम एजुकेशन स्टार्ट हुई। 2 टाइप के इंस्टीट्यूशन वही मकतबाज और मदरसाज बनाए गए। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन सबसे पहले हुए प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, जो मेन एम था एजुकेशन का, ठीक है। मुस्लिम रूल इंडिया में जब था तो रिलीजन बेस्ड एजुकेशन हुआ करती है, रिलीजियस माइंडेड लोगों को बनाया जाता है, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो मकतबा और मदरसास की ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट कराई गई। सो मेन एम क्या था, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। फिर आगे इस्लामिक नॉलेज का स्प्रेड, जो इस्लामिक थियोलॉजिस्ट और इस्लामिक आइडल वैल्यूज़ जो उनको रियल एजुकेशन कंसिडर किया जाता था, ठीक है। रिलीजियस मौलाज और मौलवीज जो होते थे वो एजुकेशन इम्पार्ट करते थे, और इस्लामिक रिलीजन के के अकॉर्डिंग जो नॉलेज होता है वो मैन वुमेन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। फिर आगे मॉरलिटी का स्प्रेड करना एक और इम्पॉर्टेंट एम था एजुकेशन का मुस्लिम पीरियड में, ठीक है। जो स्टूडेंट्स होते थे उनको जो भी इस्लामिक डॉक्ट्रिन, सोशल ट्रेडिशन, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स बताए जाते थे, और साथ साथ मॉरलिटी के आइडल्स भी बताए जाते हैं जिससे वो एक पायस लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। करेक्टर बिल्डिंग भी एक मेन एम था, क्योंकि माना जाता था कि एक मैन जिसका करेक्टर अच्छा होगा, करेक्टर बिल्ड होगा, वही प्रोग्रेस और अपने आप को डेवलप कर सकता है। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की अचीवमेंट भी इस्लामिक एजुकेशन का एक मेन एम था। हर टाइप के जो प्रिविलेजेस, हाई पोस्ट मेडल्स, जो मेरिट के ऑनरेबल रैंक्स और ग्रांट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देती थी अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो स्टूडेंट्स का जो उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़े। फिर इस्लामिक लॉ की प्रीचिंग भी एक मेन एम था इस्लामिक एजुकेशन का। वो प्रोपोगेट करते थे इस्लामिक लॉज का, और ये जो लॉज उनको है, इनकी स्टडी, इन लॉज की स्टडी बच्चों को हेल्प करती है कि वो अपना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को सेट करें। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एम्स आ गए हमारे, ठीक है। मुस्लिम रूलर्स चाहते थे कि उनके जो मतलब एक एफिशिएंट और डिपेंडेबल एडमिनिस्ट्रेशन बने, जैसा कि इस्लामिक रूल्स में बताया गया है। सो एजुकेशन का जो मेन एम होता था एमिनेंट मैन ऑफ लेटर एंड वर्थ प्रोड्यूस करना भी होता था। इमाम अल गजनी थे, उन्होंने कुछ एम्स दिए थे इस्लामिक एजुकेशन की, जैसे कुरान जो जिसमें बायोग्राफी है प्रॉफिट और मैसेंजर्स की, उनको पढ़ाना। फिर अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की, अपने जो टीचर्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, ठीक है। बुरी संगत से दूर रहना। कोई अगर अच्छा काम करता है उसको पब्लिकली मतलब उसको प्रेज़ करना, रिवॉर्ड करना, और किसी ने गलत काम किया तो उसको प्राइवेट में डांटना, पब्लिकली उसको स्कॉल्ड नहीं करना है, स्पेशली फ्रेंड्स के सामने। फिर एंड्योरेंस होनी चाहिए, खुद में पेशेंस होनी चाहिए। एक रफ़ लाइफ जीनी है, ईज़ और कंफर्ट की लाइफ नहीं जीनी है। इंसल्टिंग और दूसरों के मतलब आइडल टॉक करने से प्रिवेंट करना है खुद को। गलत काम नहीं करना है, जैसे चोरी होगी, डिसलॉयल्टी होगी, ठीक है, इस टाइप के। तो अब आगे की प्रोग्रेस कैसी थी एजुकेशन की इस्लामिक टाइम में। सबसे पहले बिस्मिल्लाह, जो एजुकेशन मुस्लिम एजुकेशन में क्या होता था कि एजुकेशन 4 साल 4 महीने और 4 दिन का जो होता था, उसमें एक रिचुअल किया जाता है बिस्मिल्लाह, और फर्स्ट डे बच्चे को मकतब में ले जाया जाता है विद न्यू क्लोथ्स। कुछ वर्सेस जो कुरान की वो उसको रिपीट करनी होती थी। जो अगर वो ऐसा करने में मतलब एबल नहीं होता था तो उसका एक वर्ड उससे प्रोनाउंस कराया जाता है बिस्मिल्लाह, और इसका मतलब होता है कि भगवान के नाम पे हमने एजुकेशन शुरू कर दी। और इस सेरेमनी के बाद बच्चे की जो एजुकेशन थी वो स्टार्ट हो जाती है। मकतबाज, जैसे मैंने बताया कि रीडिंग राइटिंग, मकतबाज में बच्चों को जो प्राइमरी अर्थमेटिक की टीचिंग्स उनको दी जाती है, और कुरान का कुछ पोर्शन उनको पढ़ाया जाता है। मदरसाज में जब प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों को मदरसाज में भेजा जाता है हायर एजुकेशन के लिए। सिलेबस जो होता था मेनली जो होली कुरान का होता था, इस्लाम के लॉज, ग्रामर, लिटरेचर, फिलासफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ये सब उनको पढ़ाए जाते थे। और हिंदू स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत की टीचिंग का प्रोविज़न भी था, ठीक है। मेथड्स ऑफ जो टीचिंग था वो मेनली ओरली उनको पढ़ाया जाता, जो भी इंस्ट्रक्शन होते ओरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। और अरबिक, पर्शियन और उर्दू जो मेन मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते थे, ठीक है। मीडियम ऑफ एजुकेशन वही अरबिक और पर्शियन मेनली यूज़ होते हैं, बट बाद में उर्दू भी इसमें ऐड कर दी गई। प्रोफेशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाती थी ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। अब करिकुलम मकतबाज और मदरसाज के रेफरेंस में, तो सबसे पहले मकतबाज और मदरसाज मॉस्के से अटैच्ड होते थे, ठीक है। और मकतबाज में कतबा होता था जिसका मतलब होता था टू राइट, ठीक है। एक प्लेस मकतबा जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती, पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। तो मकतबाज का जो करिकुलम होता था उसमें मेनली अल्फ़ाबेट्स और रिलीजियस प्रेयर्स जो बच्चों को दी जाती थी। हर मकतबा मॉस्के से अटैच्ड होता था। रीडिंग राइटिंग और प्राइमरी अरिथमेटिक की एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी। जब उसको वो आ जाता है उसको अरेबिक स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है। जब अरेबिक स्क्रिप्ट्स वो पढ़ लेता है, पर्शियन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स उनको पढ़ाई जाती थी। मोहम्मद जो प्रॉफिट और मुस्लिम फ़कीर थे उनकी स्टोरीज बच्चों को बताई जाती थी, ठीक है। जो राइटिंग, लेटर, कन्वर्जेशन का नॉलेज में उनको दिया जाता था। जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे बच्चों को, उनको पैलेसेस में ही पढ़ाया जाता था और मौलवीज के कंट्रोल के अंडर, ठीक है। जो भी प्रिंसेस होते थे या रॉयल फैमिली से बच्चे होते थे उनको अरबिक, पर्शियन, इस्लामिक रिलीजन पढ़ाया जाता। पॉलिटिकल साइंस, उनको मिलिट्री साइंस भी पढ़ाई जाती थी
ताकि कल को वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर बन सके। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज की एम्फोसाइज की जाती थी। मतलब बेसिकली हैंड राइटिंग अच्छी हो इसलिए तख्ती कलम और स्याही का यूज़ किया जाता था। जो पर्शियन ग्रामर थी वो उनको पढ़ाई जाती थी और पोइटिक वर्क भी करिकुलम में इंक्लूड किया जाता था। अब जो मतलब मेनली क्या निकलता है इसका कंक्लूजन कि मकतबाज का जो कर्म था अरबिक पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाना, अल्फ़ाबेट पढ़ाना, रिलीजियस एजुकेशन, आर्ट ऑफ राइटिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, डेली प्रेयर, फतिहा, प्रोनाउंसिएशन, पोइटिक डिवाइडेज, गुड हैंड राइटिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज और अरिथमेटिक। अब आता है हमारा मदरसाज का। जो बच्चा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था मकतबाज में तो उसको मदरसे में भेज दिया जाता था हायर एजुकेशन के लिए। मुस्लिम पीरियड में जो मदरसाज थे हायर लर्निंग के सेंटर्स होते थे। ठीक है, फिर जो किंग कभी भी मदरसा के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते थे, रिच लोग होते थे, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे मदरसाज को। तो हायर एजुकेशन दो कैटेगरीज में डिवाइड है, सेकुलर और रिलीजियस एजुकेशन में। तो सेकुलर एजुकेशन में उनको प्रोज, लिटरेचर, ग्रामर, अरबिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है। रिलीजियस एजुकेशन में उनके रिलीजन के रिलेटेड जैसे टीचिंग्स ऑफ कुरान, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लामिक लॉ, टेनेंट्स ऑफ सूफी सेंट, इस्लामिक हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान, म्यूजिक टीचिंग, हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, अरबिक टीचिंग, पर्शियन लिटरेचर, ग्रामर, पोइट्री, फिलोसफी, ये सब पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो मेनली रिलीजियस एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन, म्यूजिक इंटीग्रल पार्ट्स और लिटरेचर, ग्रामर, ये सारे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते थे। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेनली ओरल एजुकेशन, जो एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, जो भी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ होता था। मेमोराइजेशन पे भी मतलब मेमोराइज भी उस टाइम था कि बच्चों को होली को कुरान जो है उसका कुछ सर्टेन पोर्शन को मेमोराइज़ करना है। राइटिंग और अरिथमेटिक मतलब कुछ मकतबाज में पढ़ाया जाता था, बट कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था टीचिंग का मकतबाज में। ठीक है, तो उनको बच्चों को मेमोराइज ही करना पड़ता था जो भी उनको पढ़ाया जाता है, लाइक कुरान और प्रेयर जो भी है। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब अकबर ने जो एम्परर अकबर था उसने ट्राई किया कि एक साइंटिफिक बेस दिया जाए एजुकेशन में, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल जो फेज लाइफ के उसमें वो ट्रेन हो जाए। ठीक है, फिर अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और सेंटेंस का नॉलेज बच्चों को दिया जाता है। लेक्चर मैटर यूज़ होता है, लेसन प्रिपरेशन यूज़ होती है बच्चों की, कॉर्पोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स मतलब मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मुस्लिम पीरियड में अपॉइंट किया जाता है। कुछ सीनियर स्टूडेंट जैसे अभी मॉनिटर होते हैं उस टाइम भी सीनियर स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जाता है कि वो जूनियर स्टूडेंट्स को गाइड करें, उनको कंट्रोल भी करें। ठीक है, बुक कंसल्टेशन की जाती है। सेल्फ स्टडी का जो मेथड था वो भी यूज़ किया जाता था। तो एनालिटिकल इंडक्टिव मेथड जो थे, इंडिविजुअल अटेंशन भी यूज़ होती थी। फिर आगे डिसिप्लिन, मुस्लिम पीरियड में जो स्टूडेंट्स थे उनको अगर वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते थे उनको कुछ पनिशमेंट भी दी जाती थी। ठीक है, जैसे बच्चों को खड़ा कर देंगे हाफ टाइम के लिए या रनिंग करने के लिए बोल देंगे, उनको कहीं टांग दें, मतलब टांग दें इन द सेंस कि लटकने के लिए बोल देंगे, इस तरह की। और उस टाइम मतलब अगर आप बच्चों को ज़्यादा लाड करोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, इस तरह की जो कहावत उस टाइम प्रिवलेंट थी। ठीक है, बच्चों टीचर्स को फ्रीडम होती है, वो मतलब अगर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, फिर कोई भी डेलिक्वेंट्स जो होते थे उनको मतलब थप्पड़ वप्पड़ लगाना, स्टिक से मारना कोई मतलब आम बात होती, इतना कोई इस पर वो नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं था कि वो टीचर की अथॉरिटी को चैलेंज करे। जो ब्रिलियंट और मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनको रिवॉर्ड दिया, रिस्पेक्टिव प्रेज और रिवॉर्ड्स दिया जाता था। और बच्चों को काफ़ी फिज़िकल कंफर्ट मिलता था, जो भी फैसिलिटीज़ उनको बहुत अच्छी मकतबाज और मदरसाज में दी जाती थी। ठीक है, मिलिट्री डिसिप्लिन भी बच्चों को दी जाती थी। उसके बाद डिसिप्लिन, मॉरल कंडक्ट, ह्यूमिलिटी एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बच्चों के लिए माना जाता है। सोल जज माना जाता है टीचर को। इनडिसिप्लिन बिहेवियर के लिए उनको क्या पनिशमेंट देनी है वो भी टीचर डिसाइड करता था। ठीक है, डेलिक्वेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सर्वली पनिश भी किया जाता और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड दिया जाता था। अब जो रोल था और टीचर्स था, स्टेटस था, टीचर का स्टेटस था वो कैसा था। जो स्टूडेंट्स थे वो अपने टीचर्स का उनको रिस्पेक्ट करनी होती, सर्व करना होता था, क्योंकि बिना टीचर के नॉलेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सोसाइटी भी टीचर्स की रिस्पेक्ट करती थी। ठीक है, जो टीचर स्टूडेंट सेम हॉस्टल्स में डिसाइड करते रहते थे। सोल जज जैसे मैंने बताया कि टीचर्स होते थे, इनडिसिप्लिन बिहेवियर का क्या पनिशमेंट देनी है वो टीचर ही डिसाइड करते थे। ठीक है, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की सेवा करते थे और इन रिटर्न उनको फ्री फूड और फ्री नॉलेज उनसे मिलता था। टीचर्स अपने बच्चों को कॉन्सोनेंट वोवेल्स का जो वो देते थे, नॉलेज देते थे। टीचिंग ऑफ ग्रामर पे भी स्ट्रेस दिया जाता था। ठीक है, 5 थिंग्स उनको मेनली पढ़ाई, नॉलेज ऑफ लेटर, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, हेमिस्टिच वर्ड्स और फॉर्मल एजुकेशन उनको, लेसन उनको की एजुकेशन उनको दी जाती है। अब कि मुस्लिम पीरियड में जो स्टेटस है टीचर का वो गिर गया। ठीक है, क्यों गिर गया? रॉन्ग मेथड्स ऑफ टीचिंग की वजह से, वन साइडेड पर्सनैलिटी, लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन और रीजनिंग के डेवलपमेंट, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से वो डाउन
डाउनफॉल हो गया उसका, कोई सोशल स्टेटस नहीं रहा टीचर का, और जैसे मतलब बाकी सिटीजन रहते हैं वैसे भी एक टीचर वर्ल्ड लाइफ जीतता था। ठीक है, ये और कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कुछ कर सकते हैं अगर आपको कुछ ईजी लगता है। ये आ गया हमारा कि मुस्लिम पीरियड में कैसा था। अब हम करेंगे ब्रिटिश, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि दो ग्रुप्स एमर्ज हुए ऑफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स में। एक ग्रुप था जो कि इंडियन एजुकेशन थ्रू हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस है जैसे संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, और इसके थ्रू इंडियन एजुकेशन की प्रोग्रेस हो, इसके फेवर में थे। और एक दूसरा है एंग्लिकिस्ट, जो मानते थे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन की डेवलपमेंट करनी है इंडिया में मीडियम ऑफ इंग्लिश के थ्रू। ठीक है, तो जब तक मैकॉले मिनट्स का इशू नहीं आया तब तक इन दोनों ग्रुप्स में वॉर रही। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया, उसमें एक लॉ मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल का अपॉइंट किया गया। ठीक है, लर्न स्कॉलर था, इंग्लिश लिटरेचर का फ्लुएंट ऑरेटर भी था। ठीक है, उसको जो अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन की थी बंगाल की, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके एडवाइस जो भी मनी यूटिलाइजेशन एंड जो आर्टिकल ऑर्डर था 1813 का, उसके एक्चुअल मीनिंग पे। ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन जैसे सबसे पहले आती है हमारे पास, तो वो लिटरेचर का क्या मीनिंग था। तो 1839 का जो ऑर्डर था उसमें बोला कि जो लिटरेचर है उसका मतलब है इंग्लिश लिटरेचर, और ना कि संस्कृत, अरबिक या कोई भी पर्शियन लिटरेचर नहीं है, तो इसे इंग्लिश लिटरेचर है। फिर इंडियन स्कॉलर्स का मतलब था एक स्कॉलर जिसने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी होगी, इंग्लिश लिटरेचर जिसको आता होगा इसको मतलब स्कॉलर माना जाएगा। फिर आ गया हमारा रेपुटेशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट आइडियाज़। ठीक है, उन्होंने अपोज किया कि जो ओरिएंटलिस्ट है, लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि जो भी ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो ओरिएंटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही असिस्ट करेगा। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा कि इंग्लिश को ही रहने दो इंडिया में, और लोकल लैंग्वेजेस को उन्होंने डिस्कार्ड किया, इंग्लिश को सपोर्ट किया। मतलब कोड एक प्रपोजल दिया कि जो कोड है वो इंग्लिश में बनाया जाए। रिलीजियस कंसेप्ट उन्होंने बोला कि हम इंडिया के रिलीजन में किसी भी तरह में उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा वी आर न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर एंड शैल नेवर एनकरेज ओपन रिलीजियस कन्वर्जन। फिर ग्रांट मतलब यूटिलाइजेशन जो ग्रांट दी जाती थी उनको, उसके बारे में उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एम था वो था कि यूरोपियन लिटरेचर का उन्होंने और साइंस का नॉलेज उन्होंने इंडिया में स्प्रेड करना है। मनी जो ग्रांट एजुकेशन के लिए हुई थी वो इस पर्पज़ के लिए स्पेंड की जाएगी। ठीक है, और इंटरनल इंस्टीट्यूशंस क्लोज नहीं होंगे, उनके जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पे और स्कॉलरशिप्स उनको मतलब रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, और इंटरनल लिटरेचर होगा वो फ्यूचर में पब्लिश नहीं होगा, और सफिशिएंट मनी इस आइटम पे वो हो चुकी है, क्या स्पेंड हो चुकी है। ठीक है, जो मनी इससे बची है वो इंग्लिश लिटरेचर और साइंस इंग्लिश मीडियम के थ्रू इंडिया में स्प्रेड करने पे जो वो होगी, स्पेंड होगी। अब आता है चार्टर एक्ट 1813 का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने 1813 में पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि इंडिया में एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी का। जो चार्टर एक्ट था 1813 उसने एक प्रोविजन बनाया कि एनुअली कम से कम 1 लाख रुपया जो है वो एजुकेशन की प्रमोशन पे इंडिया में लगेगा, कम से कम। बाकी एक्सपेंसेस जो होंगे इनके अलावा उनको छोड़ के कम से कम 1 लाख रुपया, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ जो हमने स्पेंड करने हैं एक साल में इंडिया में लर्निंग की प्रमोशन पे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जो नोटेबल फैक्ट्स थे वो देखिए, जो मिशनरीज थे ऑल कंट्रीज़ के वो उनको फैसिलिटी दी जाएगी, वो अपने मतलब इंडिया में अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं। जो गवर्नर थे बंगाल के उनको सुपीरियर कर दिया बाकी गवर्नर्स के, मतलब बाकी प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, और उनके जो पॉलिसीज थे वो बाकियों द्वारा भी फॉलो की गई। कोई भी इंडियन या नेचुरल सिटीजन था जो एम्परर टेरिटरी का, वो किसी भी सर्विस या पोस्ट पे उसकी कास्ट, क्रीड या किसी भी अदर कंसिडरेशन के बेसिस पे नहीं उसको अपॉइंट किया जाएगा। जो सिविल ग्रांट थी वो 10,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी गई। एनुअल मीटिंग जो गवर्नर जनरल की थी वो 4th मेंबर यानी कि लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया। ठीक है, कुछ कोर्स ऑफ टाइम में जो प्रोविजन था आर्टिकल उसने मतलब जो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज़्यादा असर हुआ, और एक हाई प्लेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसकी है। अब अगेन क्या आता है कि एक्ट स्टेट क्या करता था कि जो गवर्नर जनरल है उसको डायरेक्ट किया जाता है कि जो भी सरप्लस है
ठीक है। रेंट का, रेवेन्यू का, प्रॉफिट जो टाइटल एक्विजिशन से मिला है, मिलिट्री सिविल्स हो गए के जो एक्सपेंसेस हो गए, इंटरेस्ट पेइंग का जो हो गया, डेब्ट जो भी है, इन सभी को छोड़ के, इनको निकाल के कम से कम एक नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ एक ईयर में एजुकेशन की प्रमोशन पे लगाना ही लगाना है। अब आता है हमारा वुड्स डिस्पैच। जो वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एजुकेशनल हिस्ट्री में इंडिया में। इसने जो रियल फाउंडेशन एजुकेशन की हमारे कंट्री में रखी, ठीक है। सर चार्ल्स वुड थे, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के। सो डिस्पैच ये जो सबमिट हुआ था पार्लियामेंट 19 जुलाई 1854 में, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे इसने स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जो सूटेबल एजुकेशन पॉलिसीज इंडिया के लिए सजेस्ट करनी थी जिसने, ठीक है। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने एक पॉलिसी डिसाइड की एजुकेशन की इंडिया के लिए और एक डिस्पैच सेंड किया 19 जुलाई 1854 में। अब उसकी रिकमेंडेशंस की थी कि एक डिपार्टमेंट अलग से एजुकेशन का बनाया जाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, बनाई गई, ओपन हुई बॉम्बे और कलकत्ता में, और कहा कि मद्रास और अलग और भी प्लेसेस पे बनाई जा सकती हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। मास एजुकेशन उन्होंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़रूरी है। सूटेबल ग्रांट इन एड सिस्टम इसके लिए क्रिएट किया गया है ताकि कॉमन जो पीपल हैं वो भी एजुकेशन ले सके। टीचर ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट की, ठीक है। वुमेन एजुकेशन को उन्होंने मतलब रिकमेंड किया, सपोर्ट किया। जो लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग एजुकेशन थी उन पे डायरेक्ट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ का होगा। फिर एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सेप्टेंस से ये फर्स्ट टाइम हुआ कि इस डिस्पैच से उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया कि एजुकेशन में जो इंडिया में एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। एम ऑफ एजुकेशन जो थे वो सेट किए गए कि जो एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल फिटनेस और जो मॉरल करेक्टर है एजुकेशन का उसको रेज करना है। कोर्स ऑफ स्टडी जो थे उन्होंने जो वर्ड्स थे उन्होंने रिकोगनाइज़ किया कि संस्कृत, अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज की बहुत यूज़फुलनेस है। उन्होंने कहा कि रेगुलर इंस्टीट्यूशंस में इन सब्जेक्ट्स की स्टडी भी दी जाएगी। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा कि इंडियन लैंग्वेजेस में ही होगी, और जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश की बुक्स हैं वो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस बनाया गया जिसमें हाईएस्ट ऑफिशियल था डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जिसको असिस्ट करते थे डिप्टी एजुकेशन डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जो स्कूल्स के थे, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट हुई यूनिवर्सिटीज़ की। डिस्पैच ने सजेस्ट किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बनाई जाएंगी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, और अगर ज़रूरी होगा, अगर ज़रूरत होगी तो और प्लेसेस पे भी बनाई जाएंगी। रेगुलर इंस्टीट्यूशंस बनाएगी जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स। पब्लिक एजुकेशन की एक्सटेंशन हुई। ग्रांट इन एड्स का रूल सजेशन दी उन्होंने, दिए गए। मुस्लिम एजुकेशन मतलब उनका कहना था कि मुस्लिम्स काफ़ी बैकवर्ड हैं एजुकेशन में, इसलिए मुस्लिम एजुकेशन का प्रोविज़न भी बनाया गया। फिर वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। ओरिएंटल एजुकेशन को इनकरेज किया। एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जब हम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे तो उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी कंसीडर किया जाएगा। एकेडमिकली हाईली क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होंगे वही गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रेफर किए जाएंगे। रिलीजियस न्यूट्रलिटी उन्होंने रखा, उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स उन्होंने नहीं बनाए। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो इंपॉर्टेंस थी मॉडर्न लैंग्वेज की वो फुली रिकॉग्नाइज की गई, और ये सारे हमारे आगे वुड्स डिस्पैच के जो मेन रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। अब क्या कि वुड्स डिस्पैच का इंडियन एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट रहा, तो एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर फर्स्ट टाइम हुआ कि एजुकेशन की जो फुली उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, ठीक है। वुड्स डिस्पैच ने क्या कहा कि फुली जो एजुकेशन है इंडियन मासेस की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडियन लिटरेचर और कल्चर को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया रिकमेंडेशंस पे, जो वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशन थी। और एक इम्पॉर्टेंट इंडियन लिटरेचर को इंपॉर्टेंस दी गई एजुकेशन ऑफ मासेस में। इंडियन बुक्स और लैंग्वेजेस, जो डिस्पैच था उसने रिकमेंड किया कि इंडियन लैंग्वेजेस को कोर्स ऑफ स्टडी में इंक्लूड किया जाए, और ट्रांसलेशन ऑफ जो वेस्टर्न नॉलेज की बुक्स थे उनको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने पे स्ट्रेस दिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मतलब उन्होंने कहा इंडियन लैंग्वेजेस में तो होगी लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश भी होगी, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनाएगी। वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया। स्कॉलरशिप के प्रोविजंस बनाए गए। स्टेट्स जो टीचर्स था उसने बेटर पे स्केल्स टीचर्स के लिए उन्होंने मतलब रिकमेंड किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जो एबल एफिशिएंट पर्सन है वो इस टीचिंग प्रोफेशन में आए, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक डिपार्टमेंट है वो बनाया गया। So that's all from this video. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can get full all the notifications जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी। So जो टॉपिक बच के हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। So
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन में है, ताकि जब हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमें आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ्स आपको वहाँ पे सारी मिल जाएंगी। आप हमें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।